बालाजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि अब तक के सारी क्लासेस आप देख चुके होंगे। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का 12वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन सारे चैप्टर्स को देख लीजिए। और ये क्लासेस सभी के लिए YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करना है, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत ही वीडियो देख लें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो इसी क्रम में आइए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का 12वां चैप्टर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इनसे संबंधित एमसीक्यूज लगाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौन खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरदार था। देखिए ये सारी एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट थी कि जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने की। किसके लिए की? अपने चचेरे भाई जौना खां के लिए की। जौना खां जो कि उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। और फिर जो इसका संस्थापक दिया है वो कौन थे? मलिक सरदार था। ठीक है। तो सारी लाइनें इसकी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। जिसने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उश शर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। शर्की शासक ने लगभग 85 वर्ष तक जौनपुर की स्वतंत्रता स्थापित रखी, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। यहाँ पर फिर दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि सबसे पहले कि जौनपुर का जो अंतिम शासक था वो कौन था? हुसैन शाह शर्की था। हुसैन शाह शर्की को किसने पराजित किया? बहलोल लोदी ने पराजित किया। और उसने क्या किया? जौनपुर को कहाँ शामिल कर लिया? दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जो जौनपुर था वो कैसा था? एक स्वतंत्र राज्य था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम शाह तुर्की जिसके विषय में दिया हुआ है कि गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार है, जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ था। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर को सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का शिराज के नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर के इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। यह कश्मीर का सबसे महान शासक था। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। किसकी तुलना की जाती थी? मुगल बादशाह अकबर से जैन उल आबिदीन की जाती थी। उसने जजिया कर हटा दिया था तथा गो हत्या को निषेध कर दिया था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का
पारसी में अनुवाद कराया। बूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण ज़ैन उल आबिदीन ने ही करवाया था। ज़ैन उल आबिदीन को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, आप इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान में रखेंगे। 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खां ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर राजधानी धार पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये न केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये साथ साथ जब आप केवल मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर मालवा और उसकी राजधानी धार के बारे में बात की जा रही है। किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 में फतह का सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फजह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार से के दृढ़ किलों की थी। अब ये हमने लगभग पढ़ा उत्तर भारत के विषय में। अब हम आते हैं दक्कन। दक्कन को आप लगभग ऐसे मान के चल सकते हैं, दक्कन का क्षेत्र का मतलब हो जाता है जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, वो कहलाता है दक्कन का क्षेत्र। तो देखते हैं दक्कन के क्षेत्र के बारे में। दक्कन के अमीरान सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार, अगले पेज में आते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बहमनी साम्राज्य की नींव किसने डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसके चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो बहमनी राज्य के ये जो स्वतंत्र राज्य हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। साथ में वो कौन से राजवंश से संबंधित था ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है कि बरार वंश का संस्थापक कौन था, तो आप यहाँ से ये याद करेंगे कि ये इमदादी शाही वंश के थे और फतेह-उल्लाह इमदाद शाह ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, और ये आदिल शाही वंश से थे। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे और निज़ामी शाह वंश के ये थे। उसके बाद गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे और ये कुतुब शाही वंश के थे। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद थे और इसके ये जो राजवंश था वो बरीद शाही वंश था, ठीक है। तो ये सभी के संस्थापक और ये किस वंश से संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। तो देखिए, फिर से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जगत गुरु की उपाधि किसे मिली थी, तो वो मिली थी इब्राहिम आदिल शाह को। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, ये जो पूरा जो ये पैराग्राफ है
ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। अब देखिए इनका जो मकबरा है वो किस नाम से विख्यात है, गोल गुम्बद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। तो ये आपको याद रखना है। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से निकल कर आएगा। तो ये हो गया हमारा नोट्स कंप्लीट। अब आइए हम चलते हैं कहाँ, एमसीक्यूज की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। सभी को पता है कि जौनपुर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल ईस्वी 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र स्वर की राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस शर्क तथा ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 3 की ओर आते हैं। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न में से किस स्थान को पूर्व का शिराज कहा जाता था? ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जौनपुर को क्या कहा जाता था? पूर्व का शिराज कहा जाता था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं तथा उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं को सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जौनपुर को भारत का शिराज के नाम से विख्यात हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, निम्न स्थानों में से किसे भारत का शिराज कहा जाता था? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, जौनपुर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये भी हमने अभी अभी नोट्स में पढ़ा है। तो हुसैन शाह जो था वो जौनपुर का अंतिम शासक था। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इसे पराजित किसने किया था? तो इसे पराजित किया था इसको पराजित किया था बहलोल लोधी ने पराजित किया था। ठीक है, तो आइए एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाएगा यहीं की यहीं। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्ष तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था। और इस प्रकार जो जौनपुर था वो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में मिल गया और इसे क्या कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासन जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन था? तो नोट्स में हमने पढ़ा है
जो जैनुल था या जैनुल आबिदीन था, उसे क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। ठीक है, उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसे करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। देखिए यहाँ पर एक नया फैक्ट सामने आया है कि कश्मीर का जो फर्स्ट किसने लिखा? ये लिखा था जैन प्रकाश ने, और जैन विलास नामक ग्रंथ इसी समय दोनों लिखे गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन ने जजिया कर समाप्त किया था। प्रश्न 8 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताएं क्या थीं? ठीक है, तो इसमें विशेषता में कौन कौन से शामिल हैं ये देखना है। बुर्ज है, बौद्ध पगुड़ाओं से समानता है और फारसी शैली है। तो इनमें से ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगड़ाओं से समानता। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सिकंदर बुतशिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में कराया गया था, जिसके बाद जैन उल आबिदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोड़ाओं से समानता, ये सभी चीजें इसमें शामिल थीं। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ये कुछ नया सा लग रहा है, नोट्स में शायद ये चीज़ नहीं थी, तो आइए देखते हैं इसमें से क्या था। इसका सही आंसर है मुनि जीन और विजय सूरी, ये दोनों कुंभा के दरबार में नहीं थे। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन से कुछ बातें निकल कर आएंगी। जैन विद्वान मुनि जिन विजयसूर अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से सम्मिलित थे। तो इसमें दिया है कि उनके दरबार से संबंधित कौन थे? मुनि सुंदर सूरी, नाथा तथा टिल्ला। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 10 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखिए, राणा हमीर ये मेवाड़ से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है। राणा चुंडा ये मारवाड़ से संबंधित थे, ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित थे, ये भी सही है। मलिक सरवर ख्वाजा शाह मालवा से संबंधित थे, तो ये गलत है, इसमें से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 एवं 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर शर्की राजवंश का शासन था, इसलिए इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजाए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। चलिए प्रश्न 11 की ओर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत के राज्य दिए हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ आपको दिया हुआ है वर्तमान क्षेत्र। तो इन दोनों को मिलाना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये देखिए। चंपक मध्य भारत, दुर्गर जम्मू और कुलूद मालाबार। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है कि केवल 2 सही हैं। मतलब दुर्गर जो है वो जम्मू है, लेकिन बाकी के ऑप्शन इसमें सही नहीं है।
तो आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक, चंबा तथा कुलूल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित है तथा चंपक, दुर्गर और कुलूल राजपूतों से संबंधित है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये तीनों ही जगह किससे संबंधित है? राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 की ओर आते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने पहले ही वो जो कॉलम दिया था उस कॉलम में आपको कहा था कि ये जितने भी राज्य दिए हुए हैं सभी राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई है वो आपको याद करना है। तो उसी में से एक है बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी, अलाउद्दीन हसन ने की थी। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। दक्कन के अमीर ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद पर जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। चलिए प्रश्न 13 आते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? फिर उसी में से एक प्रश्न, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। प्रश्न 14, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में हुई थी। प्रश्न 15, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अभी अभी हमने अपने नोट्स में पढ़ा बहमनी राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक जो था हसन गंगू था। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 17, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? तो बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है कि कौन किसका संस्थापक है। तो ये आज का होमवर्क है आपका, आपको इसको मिलान करना है। मैं केवल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को पढ़ देती हूँ, आप बिना देखे इसको मिलान करेंगे। बीजापुर में आदिवासी राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निज़ाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर से मलिक अहमद ने की थी। शर्की शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के नाम से पुकारती थी? कौन था? बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा था। तो इब्राहिम शाह जो आदिल थे, उसकी जो जनता थी क्या करती थी? उसे जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। प्रश्न 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था उसने इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने वह किताब? दक्कनी भाषा में लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो पढ़ते हैं कारण, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उनका अंत हुआ। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी ऑप्शन आप लोग एक बार पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ देती हूँ। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ज्ञातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपए घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सही जोड़ी बनाना है, और नहीं, सही जोड़ी नहीं बनाना है, इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आप देखिए, बाज बहादुर मालवा से थे, कुतुब शाह गोलकुंडा सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उपयुक्त युग्मों में से डी युग्म सम्मिलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नहीं, ये कहाँ पर है, ये इसका मतलब होगा, तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में ही रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह उस युग में हीरों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? मतलब केवल एक ही सुमेलित है और बाकी सारे गलत हैं। तो इसमें से अब देखिए, केवल जो बी है यानी कि होयसल, वही सुमेलित है, बाकी की इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन को। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न 25 में आते हैं। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अभी अभी हमने पढ़ा होयसल, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब फिर है मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है। तो आप मिलान करिए और इसमें देखिए कि इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, अर्थात पल्लव के साथ कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी और काकतीय जो है वो वारंगल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 27। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? हैलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलीबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापना इसकी विरासत के कारण है। हैलीबीड के वर्तमान मंदिरों में
होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चिन्नाकेशव मंदिर बेल्लूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ कराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? अभी अभी हमने अपने नोट्स में पढ़ा, क्या है इसका नाम? हलेबीड है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशाल गुंबदों में से एक है? तो सभी को पता है गोल गुंबद, जो कि कहाँ है? बीजापुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने के लिए एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से आपको उसका चयन करना है। तो देखिए, एक तरफ आपको गुंबदों का नाम दिया गया है, दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा, सत्य मेहराबीय मकबरा और गोल गुंबद। दूसरी तरफ आपको शासकों का नाम दिया गया है, शेर शाह, मोहम्मद आदिल शाह, बलबन और सिकंदर लोदी। सारे ऑप्शन बहुत ही आसान हैं और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, गोल गुंबद सिकंदर लोदी, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबिन मकबरा बलबन और गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। प्रश्न 31 देखिए, मांडू में स्थित जंतर मंतर महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, भोजमार, अलग, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकी इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू कोई जंतर मंतर महल नहीं है, बल्कि यह एक जहाज महल है। ठीक है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसका जो ऑप्शन दिया है ना, वो सही ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं। आगे आते हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें ये सही ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी था। उसके बाद है प्रश्न 34, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, सही है। दाखिल दरवाजा गौड़ से संबंधित है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में है। इसका जो ऑप्शन ए है अदीना मस्जिद, ये मांडू में नहीं है, बल्कि यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पंडवा स्थित अदीना मस्जिद या जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1310 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। ठीक है, बाकी के जो दिए गए हैं वो सुमेलित हैं। आखिरी प्रश्न है, दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण भारत के जो पॉलीगार थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक थे। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पॉलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी। पॉलीगार क्या था? एक उपाधि है ये,
जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर भारत है और दक्कन के जो प्रांतीय राज्य हैं उसके बारे में आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा भक्ति और सूफी आंदोलन से। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भक्ति और सूफी आंदोलन जो है वो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही। आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी होगी तो सारी क्लासेस को एक बार, भले ही आप 1.5 की स्पीड पर रख कर ही सही, लेकिन सारी क्लासेस को एक बार देखें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।